ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। बोली की मर्यादा। लोकतंत्र की ताकत यही है कि इसमें नेताओं से लेकर नागरिकों तक को विचार और अभिव्यक्ति की आजादी संविधान देता है, लेकिन इस अधिकार के साथ इसकी गरिमा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी लोगों की ही है। अगर इस सुविधा को बेलगाम बोली और बर्ताव की छूट के तौर पर देखा जाएगा तो इस पर सवाल उठेंगे। खास तौर पर किसी जिम्मेदार पद पर बैठकर कोई जनप्रतिनिधि इस संवैधानिक अधिकार की गरिमा कायम रखने के बजाय बोली में मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी न समझे तो यह एक चिंताजनक स्थिति है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल के पास यहाँ के शासन को संचालित करने के लिए पद से जुड़े कई अधिकार हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और विशेष रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते अपने पद और उसकी मर्यादा को बनाए रखना भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके उलट हालत यह है कि अगर उनकी सरकार में कामकाज से जुड़ी प्रक्रिया से संबंधित कोई अड़चन खड़ी होती है तो इस पर विचार करने के बजाय वे नाहक बिफर जाते हैं, जबकि उनके पद और कद को देखते हुए यह स्थिति खुद उनकी ही गरिमा को कटघरे में खड़ा करती है। गौरतलब है कि सरकारी कामकाज में उपराज्यपाल की ओर से कथित हस्तक्षेप के आरोप के साथ अरविंद केजरीवाल न सिर्फ उनके कार्यालय तक निकाले गए जुलूस में खुद शामिल हुए, बल्कि इससे बाद उन्होंने कुछ ऐसी भाषा में बात की जिसे मर्यादा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने उपराज्यपाल पर सामंती मानसिकता से ग्रस्त होने का आरोप तो लगाया, लेकिन खुद ही जिन शब्दों का प्रयोग किया वह उनकी मंशा को कटघरे में खड़ा करता है। खबरों के मुताबिक कुछ शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने के फैसले से उपराज्यपाल की असहमति के बाद विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि कौन हैं एलजी, कहां से आए, वे हमारे सिर पर सवार हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह सवाल है कि वे जिस पद पर हैं और उससे जिस तरह की जवाबदेही जुड़ी है, क्या ऐसी भाषा में बात करना उनके लिए उचित है? अगर सरकारी कामकाज में उपराज्यपाल की आपत्ति में नियम कायदे से संबंधित कोई गड़बड़ी है तो इसके समाधान के लिए शासन के ढांचे में कोई प्रक्रिया निर्धारित होगी, मगर इसके तहत मुख्यमंत्री पद की मर्यादा का निर्वाह करने के बजाय वे अशिष्ट लहजे में अपनी असहमति दर्ज करते हैं तो इसे कैसे देखा जाएगा? सही है कि दिल्ली के मतदाताओं ने उन्हें चुनकर भेजा है, लेकिन तथ्य यह भी है कि जनता ने उनके पद के साथ संवैधानिक व्यवस्था के तहत कुछ जवाबदेही निभाने के लिए भी चुना है, जिसमें लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा कायम रखना सबसे ऊपर है। दिल्ली के शासन प्रशासन और सरकार के ढांचे में उपराज्यपाल पद की एक भूमिका और उसके मुताबिक जिम्मेदारियां तय की गई हैं। दिल्ली सरकार के किसी फैसले को उपराज्यपाल की सहमति से गुजरना एक निर्धारित प्रक्रिया होगी। अगर इसमें किसी तरह की अड़चन है तो इस पर विचार या इसका हल भी व्यवस्था के दायरे में ही होगा। इसके बजाय मुख्यमंत्री पद पर होते हुए भी उपराज्यपाल के लिए इस तरह की भाषा को लोकतंत्र के हक में कतई नहीं कहा जा सकता। सामान्य जनजीवन में भी सभी लोगों से सभ्य और शिष्ट व्यवहार और बोली की अपेक्षा होती है। इसी तरह सत्ता के ढांचे में पद की गरिमा के अनुकूल बर्ताव और बोली की मर्यादा से ही लोकतंत्र बचेगा और मजबूत होगा। खबर संख्या 2। उपेक्षित धरोहरों की सुध लेने का समय, संरक्षण के ठोस कदम उठाने का वक्त। ऐतिहासिक धरोहरें सभ्यता और संस्कृति की जीवंत दस्तावेज होती हैं, जिन्हें देख पढ़कर हम अतीत के अनछुए पहलुओं का आकलन कर सकते हैं। ऐसी ही एक धरोहर का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) दिल्ली स्थित पुराना किला की एक बार फिर खोदाई करने जा रहा है। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ पुराना किला के टीले पर थी या नहीं। यह पहल स्वागत योग्य है। स्मरण रहे कि भारत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राष्ट्र है। यहाँ की प्राचीनता दुनिया को आकर्षित करती है। भारतवर्ष की सामाजिक सांस्कृतिक धारा प्राचीन काल से ही अविरल रूप से चली आ रही है। भारत की इस अति प्राचीन सांस्कृतिक धारा की प्रत्यक्ष अनुभूति हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों एवं पुरातात्विक अवशेषों को देखकर होती है। ऐतिहासिक धरोहरों में मुख्य रूप से स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण भवन, शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ, स्मारक, समाधि स्थल, दुर्लभ चित्र, मंदिर, महल, मूर्तियां, किले और मकबरे आदि आते हैं।
ये हमें हमारी जड़ों एवं गौरवशाली परंपराओं से जोड़ते हैं। इन्हें देखकर हम तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थितियों एवं व्यवस्थाओं का सहज अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही सभ्यता के ज्ञात एवं उपलब्ध इतिहास के भी पार झांक सकते हैं। यही कारण है कि हर सजग देश अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की विशेष देखभाल करता है, परंतु दुर्भाग्य से अपने देश में ऐतिहासिक महत्व की इन धरोहरों के संरक्षण में घोर लापरवाही का मामला संज्ञान में आया है। निःसंदेह ऐसी उपेक्षा के लिए सरकारें अधिक उत्तरदायी होती हैं, परंतु अपनी इन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति नागरिक समाज की उदासीनता भी कचोटती है। संप्रति देश भर में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के 3693 स्मारक हैं, जिन्हें केंद्र सरकार संरक्षित करती है। इनमें से 50 गायब हो गए हैं। गत वर्ष केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया, यह गंभीर चिंता का विषय है कि एसआई के संरक्षण में राष्ट्रीय महत्व के कई स्मारक तेजी से गायब हो गए हैं। ये स्मारक शहरीकरण, जलाशयों और बांधों के पानी में जलमग्न होने के कारण खो गए हैं। कुछ स्मारकों की जगह नहीं मिलने और घने जंगलों में उन्हें खोज न पाने की वजह से भी गायब हो गए हैं। इन लापता स्मारकों में 11 उत्तर प्रदेश के हैं। दिल्ली और हरियाणा के 2-2 स्मारक लापता होने वाले स्मारकों में शामिल हैं। इस सूची में असम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्मारकों के भी नाम हैं। इन स्मारकों में से 14 तेजी से शहरीकरण के कारण खो गए हैं। वहीं 12 जलाशयों या बांधों की वजह से पानी में डूब गए और बाकी 24 की जगह को खोज पाना असंभव बताया गया है, क्योंकि ये अनट्रेसेबल, अप्राप्य हैं। एसआई के अनुसार आजादी के बाद सरकारों की प्राथमिकताएं स्वास्थ्य और विकास थीं, इसलिए विरासत की घोर उपेक्षा की गई। अब भी कई स्मारक देखभाल की कमी के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। अभी 3693 संरक्षित स्थलों में से केवल 248 स्थलों पर 2578 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सभी संरक्षित स्थलों की सुरक्षा के लिए निश्चित ही अधिक कर्मियों की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि 2013 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भी अपनी तरह के पहले भौतिक सत्यापन अभ्यास के पश्चात देश भर में 92 स्मारकों को लापता घोषित किया था। कैग की रिपोर्ट में तब यह भी रेखांकित किया गया था कि एसआई के पास संरक्षित स्मारकों एवं कलाकृतियों का कोई लिखित ब्यौरा नहीं है। स्मारकों के गायब होने का मामला 2017 में लोकसभा में भी उठा था। तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने तब ऐतिहासिक एवं संरक्षित स्मारकों की विलुप्ति एवं अतिक्रमण के प्रश्न पर उत्तर देते हुए कहा था कि अरुणाचल में कापर टेम्पल, असम के तिनसुकिया में शेरशाह की बंदूकें, दिल्ली में बाराखंभा और बंगाल के नदिया जिले में बमनपुकुर किले के खंडहर गायब हो चुके हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता। जिन स्मारकों का पता नहीं लगा है, उन्हें खोजने के लिए पुराने रिकॉर्ड का सत्यापन, रेवेन्यू मैप, प्रकाशित रिपोर्ट, भौतिक निरीक्षण और टीमों की तैनाती की गई है। सुखद है कि कैग द्वारा लापता घोषित 92 स्मारकों में से 42 को पुनः ढूंढ लिया गया है। इसके लिए एसआई ने पिछले 8 वर्षों में 8478 गांवों का सर्वेक्षण किया है। इन गांवों में 2914 पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं, जिन्हें सहेजने का काम चल रहा है। अब तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित केंद्र संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों से चोरी की 210 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 486 वस्तुएं अपने स्थान से गायब हुई। उनमें से 91 वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं और अन्य की बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। सरकार को यह याद रखना होगा कि ये धरोहरें देश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान एवं गौरव की जीवंत प्रतीक हैं। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी हैं। ये वर्तमान द्वारा भविष्य को सौंपी जाने वाली अमूल्य थाती हैं। इनका क्षरण देश की सभ्यता संस्कृति का क्षरण है। इनका संरक्षण केवल जागरूकता एवं जिम्मेदारी का ही नहीं, अपितु यथोचित राष्ट्रभक्ति एवं सम्यक राष्ट्रबोध का भी विषय है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि विरासतों पर गर्व की बातें तो खूब की जाती हैं, पर उन्हें संरक्षित करने की दिशा में ठोस एवं आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते। लेखक शिक्षाविद एवं शिक्षा सोपान संस्था के संस्थापक हैं। खबर संख्या 3, नशे का भी फैशन।
हम भुक्तभोगी हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान बहुधा पाठ्यक्रम के अध्ययन का अवसर परीक्षा के 15-20 दिन पहले ही आता है। पूरा वातावरण तनावपूर्ण, न दिन को चैन न रात को नींद। हर छात्रावास में ऐसे शुभचिंतकों होते हैं जिन्हें अध्ययन की यह दुखदाई लगन बर्दाश्त नहीं होती है। कहीं यह प्राणी पढ़ाई के बोझ से इम्तिहान के पूर्व ही टेन न बोल जाए। ऐसे एक की हमदर्दी अचानक जागृत हुई। वह उजागर हुए और मन बदलने के लिए गर्मी की तपन में हमें शीतल पेय के नाम पर भांग मिश्रित ठंडाई पिला दी। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो अकारण हंस रहे थे। लेटे तो जैसे सिर बार बार छत से टकरा रहा है और हम उस टकराव के बावजूद जीवित रहने के उपलक्ष्य में ठहाके लगा रहे हैं। भांग पीड़ित रात के बाद आज का दिन है। हमने ऐसी मादक वस्तुओं को हाथ नहीं लगाया। अपनी महत्ता बढ़ाने को तब से हमारे अवचेतन में दृढ़ विश्वास है कि पारंपरिक नैतिकता का महत्वपूर्ण रक्षक भारत का मध्यम वर्ग है। जैसे परिधान का है वैसे ही नशे के पदार्थों का भी फैशन है। विज्ञान के साथ ड्रग्स में भी खासी प्रगति हुई है। ड्रग्स अनेक तरह से लिए जाते हैं लेकिन परिणाम समान हैं। इससे एक अन्य तथ्य भी सिद्ध होता है। जीवन में सुख सिर्फ धन और प्रसिद्धि से नहीं है, वरना समृद्ध और शोहरतमंद लोग ड्रग्स का उपयोग क्यों करते? ज्ञानियों का मत है कि कुछ व्यक्तियों को ड्रग्स की लत भी लग जाती है। जीवन की वास्तविकता ऐसों को कैसे रास आए? उनका ड्रगर्चित कृत्रिम परमानंद के सुख का संसार तुलना में कितना आकर्षक है। जीवन की असलियत में संबंधों की चिंता है, भविष्य का प्रश्न चिन्ह है, दुख है, हारी बीमारी है। ड्रगित दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें विचरते आदमी औरत हैं, उन्मुक्त संबंध हैं, न कपड़ों की सुध न व्यवहार की। सरकारी एजेंसियों के भी पौबारा हैं। हर कदम पर वसूली की गंगा नहाते हैं और कभी सफल हुए तो बधाइयों का तांता अलग। खबर संख्या 4। शेर पेड़ पर चढ़ तो गया, फिर भूल गया उतरना। शेर जंगल का राजा होता है, लिहाजा उससे हर कोई डरता है। क्या जानवर, क्या इंसान उसे सामने देखकर हर किसी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। शेर देखने की चाहत रखने वाले भी शेर को सामने पाकर दहशत में आ जाते हैं। असल में राजा होने के साथ साथ शेर जंगल का सबसे खूंखार जानवर भी होता है। वो इतना खतरनाक शिकारी है कि एक बार जिसके पीछे पड़ जाए उसका बच निकलना नामुमकिन होता है। शेर की एक दहाड़ से कांप उठते हैं लोग। लेकिन उसी शेर को जब पेड़ पर मुसीबत में फंसा लोगों ने देखा तो सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर भला शेर को क्या दिक्कत। इंस्टाग्राम पर शेयर एक वीडियो में जंगल के राजा को गिरते देख आपको खूब हंसी आएगी। असल में शेर एक पेड़ पर ऊंचाई तक चढ़ तो गया, लेकिन नीचे उतरने में उसे नानी याद आ गई और संभालने की बहुत कोशिश के बाद भी आखिरकार वो खुद को धड़ाम होने से नहीं बचा पाया। वीडियो बेहद मजेदार है। खूंखार शेर का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसकी हेगड़े निकलती दिखाई दे रही है। असल में जिस शानो शौकत और रुतबे वाला शेर होता है उसे ऐसी मुसीबत में घिरा देखने की लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। वायरल वीडियो में एक शेर पेड़ पर बुरी तरह फंस गया। दरअसल वह किसी तरह पेड़ पर चढ़ तो गया था, लेकिन नीचे उतरने में उसकी हालत खराब हो गई। बहुत सोच विचार करने के बावजूद शेर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पेड़ से नीचे कैसे उतरा जाए। इसी कोशिश के बीच वो ऐसा कंफ्यूज हुआ कि संभलते संभलते पेड़ पर से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वीडियो देखकर इतना तो समझ आ गया कि शेर चाहे जितना खूंखार या डरावना हो, लेकिन पेड़ से उतरने की कला में वह बेहद कच्चा है। वहीं वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, विशाल शरीर के कारण शेर चढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। बहुत से यूजर्स ने पेड़ से नीचे गिरे शेर की हालत पर चिंता जताई और उसके ठीक होने की कामना की, तो ये बहुत से यूजर ऐसे भी थे जिन्हें शेर की ऐसी हालत देखकर खूब हंसी आई। खबर संख्या 5। जॉब क्रिएटर बनने इन बातों का रखें ध्यान। उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास की जहां तक बात है तो AICTE को इसके लिए अभी मध्यस्थता की भूमिका निभाने की बहुत आवश्यकता है।
छात्रों और फैकल्टी को किस तरह सहानवाचार के लिए प्रेरित किया जाए। ने साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश में तकनीकी उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अनेक महत्वपूर्ण पहल करेगा, ताकि अमृत काल में देश के युवाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने में मदद मिले। अमृत काल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा में विश्वस्तरीय गुणवत्ता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। आने वाले दिनों में इसके लिए हमारी पहली कोशिश यही होगी कि सभी हितधारकों के साथ एक सामंजस्य बैठाकर आगे बढ़ा जाए, उन्हें साथ लेकर चलें, ताकि उच्च शिक्षा को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण के रूप में पहचान दिलाई जा सके। इसे सीखने, नवाचार, उद्यमिता, अनुसंधान और सामुदायिक जुड़ाव के हब के रूप में एक जीवंत बहुविषयक केंद्र में बदला जा सके। हमारी आगे की योजना में यह भी शामिल है कि भारतीय छात्रों को ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे एक अच्छे लीडर, एक अच्छे इनोवेटर बन सकें और समाज में ज्ञान की एक नई लहर पैदा कर सकें। इसके लिए एक 5 सूत्रीय कार्य योजना भी तैयार की गई है, ताकि देश को एक प्रतिस्पर्धी, आधुनिक और औद्योगिक भारत की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। इस कार्य योजना में तकनीक से जुड़ी परिणाम आधारित शिक्षा, जॉब क्रिएटर मोड, उद्योग समाधान प्रदाता ISP, नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप मोड तथा भारतीय भाषाओं में शिक्षा जैसे कुछ एरिया शामिल हैं, जिन पर आगामी वर्ष में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 पर पूरी तरह अमल करने के लिए नए साल में AICTE का जोर इस बात पर भी होगा कि हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों के सहयोग से उद्योग आधारित सहानवाचार का एक ऐसा नेटवर्क स्थापित करें, जिससे बहुविषयक अनुसंधान क्षेत्रों पर काम किया जा सके, ताकि अद्यतन शोध कार्यों को बढ़ावा मिले। खबर संख्या 6। क्लाइव टोबिन छलावरण पर काम करने की जरूरत है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।